आज का टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल व बोल्ट्जमैन ने बहुकणीय निकायों के अध्ययन के लिए सांख्यिकीय यांत्रिकी के नियमों का उपयोग कर चिरसम्मत सांख्यिकी का प्रतिपादन किया, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी कहते हैं। यह चिरसम्मत सांख्यिकी है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। बहुकण निकाय के लिए यह लागू होगी। उदाहरण के लिए गैस के अणु। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी की मूल अभिकल्पनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह सांख्यिकी ऐसे निकायों के लिए प्रयुक्त होती है जिनमें कण सर्वसम परंतु प्रभेद्य होते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी यह उन कणों पर लागू होगी जो कि सर्वसम परंतु प्रभेद्य हों, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। सर्वसम मतलब एक समान हों और प्रभेद्य हों जिनमें विभेद किया जा सकता है कि यह पहला कण है, यह दूसरा कण है, यह तीसरा कण है, एवं इनकी स्पिन का मान कुछ भी हो सकता है। तो पहली शर्त है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी की ऐसे निकायों के लिए लागू होगी जिसमें कण सर्वसम है, एक समान है, परंतु प्रभेद्य हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, और इनका स्पिन कुछ भी हो। नंबर 2, कण प्रभेद्य होने के कारण दो कणों के परस्पर बदलने से नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। कण प्रभेद्य हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिनमें विभेद किया जा सकता है, इसलिए दो कणों को आपस में बदलेंगे तो नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। नंबर 3, कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन H0³ होता है, जिसे जितना छोटा हम रखना चाहें उतना छोटा रख सकते हैं। कला आकाश में एक सूक्ष्मतम आयतन अवयव लेते हैं जिसे कला कोष्ठिका कहते हैं, जो एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है, और इस कला कोष्ठिका का आयतन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए, जो कि चिरसम्मत सांख्यिकी है, H0³ लेते हैं। H0 एक ऐसी संख्या है जिसका मान हम जितना छोटा लेना चाहें उतना ले सकते हैं। नंबर 4, किसी कला कोष्ठिका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, अर्थात किसी भी कला कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये 4 मूल अभिकल्पनाएं हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी की, और इनके आधार पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्राप्त किया जाता है। यह वितरण नियम प्राप्त करते हैं n सर्वसम व प्रभेद्य कणों का एक निकाय लिया जिनके मध्य कोई पारस्परिक बल कार्य नहीं करता है, जैसे एक पात्र में बंद आदर्श गैस। तो हम एक ऐसा निकाय ले रहे हैं जिसमें कैपिटल N कण हैं, सर्वसम एक समान आइडेंटिकल हैं, वह प्रभेद्य हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिनमें विभेद किया जा सकता है। उदाहरण है एक पात्र में बंद आदर्श गैस। आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो हम एक ऐसा निकाय ले रहे हैं जिसके कणों के बीच कोई आकर्षण बल या किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा है। इन कणों को छोटी कला कोष्ठिकाओं में ऊर्जा अवस्थाओं में इस प्रकार वितरित करते हैं कि पहली कोष्ठिका में कणों की संख्या N1 है, वह इनकी ऊर्जा E1 है।
दूसरी कोष्ठिका में कणों की संख्या N2 है, वह ऊर्जा E2 है, एवं इसी प्रकार अन्य कोष्ठिकाओं में। सामान्य रूप से IV कोष्ठिका में कणों की संख्या Ni है एवं इनकी ऊर्जा EI है। तो कैपिटल N कुल कण हैं, इनको अलग अलग कला कोष्ठिकाओं में, फेस सेल्स में रखना है और इस प्रकार रख रहे हैं कि N1 कण E1 ऊर्जा के हैं, N2 कण E2 ऊर्जा के हैं, N3 E3 के हैं एंड सो ऑन। और सामान्य रूप से IV कोष्ठिका में Ni कण हैं जिनकी ऊर्जा EI है। किसी कोष्ठिका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी कोष्ठिका में कितने भी कण रह सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। हमें इस प्रकार के वितरण में से सर्वाधिक संभाव्य वितरण ज्ञात करना है। इस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता अर्थात इस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W बराबर होगी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन। क्योंकि कैपिटल N कुल कण हैं, जिनमें से एक कोष्ठिका में N1 कण रखे जा रहे हैं, दूसरी में N2, तीसरी में N3, और इनकी ऊर्जाएं E1, E2, E3 इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार के वितरण के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जिसे ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, W से लिखते हैं। यह ऊष्मागतिक प्रायिकता W यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या इस सूत्र से दी जाएगी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन। यह इस प्रकार से है कि ऊपर अंश में है फैक्टोरियल कैपिटल N, ऊपर तो हम ले रहे हैं फैक्टोरियल कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कैपिटल N है, इसका फैक्टोरियल ऊपर है, और नीचे पहले फैक्टोरियल ले रहे हैं पहले भाग में कणों की संख्या जो N1 है, इंटू फिर फैक्टोरियल है दूसरे भाग में कणों की संख्या जो N2 है, फिर इंटू फिर फैक्टोरियल तीसरे भाग में कणों की संख्या जो N3 है एंड सो ऑन। तो यह स्थूल अवस्था हुई N1, N2, N3 एंड सो ऑन। पहले भाग में N1 कण, दूसरे में N2, तीसरे में N3, और इस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W इस सूत्र से दी जा रही है। इसे ही ऊष्मागतिक प्रायिकता भी कहते हैं। अब यदि प्रत्येक कोष्ठिका यानी ऊर्जा अवस्था ऊर्जा स्तरों में इस प्रकार विभाजित हो कि IV ऊर्जा अवस्था में EI ऊर्जा के GI स्तर हों, अर्थात अपभ्रष्टता GI हो, तो इन स्तरों में कणों के वितरण की ऊष्मागतिक प्रायिकता अब इस सूत्र से दी जाएगी। तो अब हम ये मान रहे हैं कि N1 कण जो पहले भाग में है E1 ऊर्जा के हैं। इन E1 ऊर्जा की G1 ऊर्जा अवस्थाएं, तो N1 कण ये G1 अवस्थाओं में वितरित किए गए हैं, N2 कण G2 में, N3 कण G3 में, और इसी तरह से अन्य, यानी Ni कण GI ऊर्जा अवस्थाओं में है। Ni कण EI ऊर्जा के हैं और ये GI ऊर्जा अवस्थाओं में है, ऊर्जा स्तरों में विभाजित किए गए हैं। तो EI ऊर्जा के GI ऊर्जा स्तर है। इस GI को EI ऊर्जा के लिए अपभ्रष्टता कहते हैं। एक ही ऊर्जा के जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या अपभ्रष्टता कहलाती है, डीजनरेसी। तो इस प्रकार के वितरण की ऊष्मागतिक प्रायिकता W बराबर होगी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है
G1 to the power N1 into G2 to the power N2 into G3 to the power N3 and so on। N1 कण G1 स्तरों में वितरित करने के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या दी जाएगी G1 की पावर N1। इसी तरह से N2 कणों को G2 ऊर्जा स्तरों में बांटना है, तो इसके लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या दी जाएगी G2 to the power N2 and so on। क्योंकि Ni कणों के Gi स्तरों में वितरण की ऊष्मागतिक प्रायिकता बराबर होगी Gi की पावर Ni, इसलिए यह फैक्टर और आता है G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 इंटू G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। तो अब कुल मिला के ऊष्मागतिक प्रायिकता W बराबर है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन इंटू G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 इंटू G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। और इस सब को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि W बराबर होगा फैक्टोरियल N, हम अलग से लिख लें जो सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर। इसके बाद हम लिखते हैं पाई आई। पाई आई यह विभिन्न पदों के गुणा को व्यक्त करता है, विभिन्न पदों के गुण को व्यक्त करता है नहीं है, यह विभिन्न पदों के गुणा को व्यक्त करता है। जिस तरह से समेसन विभिन्न पदों के जोड़ को व्यक्त करता है, योग को व्यक्त करता है, उसी तरह का ये दूसरा संकेत है पाई आई, इसमें विभिन्न पदों का गुणा है। तो जिस तरह से यहाँ ये विभिन्न पदों का गुणा है G1 की पावर N1, G2 की पावर N2, G3 की पावर N3, इन सब को हम लिख सकते हैं पाई आई Gi की पावर Ni। i बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा G1 की पावर N1, i बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा G2 की पावर N2, i बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। और इन सब का गुणा है G1 की पावर N1 गुणा G2 की पावर N2 गुणा G3 की पावर N3, इस सब को हमने लिखा है पाई आई Gi की पावर Ni। इसी तरह से नीचे भी विभिन्न पदों का गुणा है फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन, इसको लिखा है पाई आई फैक्टोरियल Ni। तो पाई आई के साथ है Gi की पावर Ni अपॉन फैक्टोरियल Ni। संकेत पाई आई विभिन्न पदों के गुणा को व्यक्त करता है। सभी कणों की कुल संख्या कैपिटल N है, वह सभी कणों की कुल ऊर्जा E है, और ये दोनों मान नियत हैं। कणों की कुल संख्या कैपिटल N भी नियत है और कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E भी नियत है। कणों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, और इसको हम लिखेंगे समेसन Ni। इसी तरह से कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E से लिख रहे हैं, यह बराबर होगी N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 एंड सो ऑन, और इस सब को हम लिख रहे हैं समेसन Ni EI। N1 कणों की ऊर्जा E1 है, N2 कणों की ऊर्जा E2 है। तो यदि N1 कणों की ऊर्जा E1 है हर एक की, तो इन N1 कणों की कुल ऊर्जा होगी N1 E1। इसी तरह से N2 कण ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊर्जा E2 है, तो इनकी कुल ऊर्जा हो जाएगी N2 E2। इस तरह से सभी कणों की यदि हम कुल ऊर्जा कैपिटल E ज्ञात करें तो यह बराबर होगी N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 एंड सो ऑन, और इस सब को लिख रहे हैं समेसन Ni EI। तो अब हमारे पास 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण एक W ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए, यह इस बात की ऊष्मागतिक प्रायिकता है यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है जिसमें से Ni कण EI ऊर्जा के हैं और ये Gi ऊर्जा स्तरों में वितरित किए गए हैं। N1
E1 ऊर्जा के हैं, G1 स्तरों में वितरित किए गए हैं। N2 कण E2 ऊर्जा के हैं और ये G2 ऊर्जा स्तरों में वितरित किए गए हैं, एंड सो ऑन। तब ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या का यह सूत्र है W बराबर फैक्टोरियल N इंटू पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई। इसको हम लिखें समीकरण 1। इसके बाद दो समीकरण हमने लिखे हैं। कणों की कुल संख्या कैपिटल N जो नियत है यह दी जाएगी, कैपिटल N बराबर होगा समेसन एन आई, समीकरण 2 से लिखें। और कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E बराबर होगी समेसन एन आई ई आई, इसको समीकरण 3 लिखें। समीकरण 1 का लॉग लें, W बराबर फैक्टोरियल N पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई, इसका लॉग लें तो W का लॉग W होगा, इसको एल एन से लिख रहे हैं। एल एन यह लॉग है E बेस पर, लॉग E बेस पर भी हो सकता है, लॉग 10 बेस पर भी हो सकता है। यहाँ हम E बेस पर लॉग ले रहे हैं और इसको लिख रहे हैं एल एन। तो लॉग W बराबर होगा, पहली टर्म है फैक्टोरियल N, इसका लॉग, तो लॉग फैक्टोरियल N, फिर प्लस, अब जब हम ये विभिन्न पदों का गुणा है पाई आई से व्यक्त किया जा रहा है, जब लॉग लेंगे तो यह पाई आई समेसन आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग A गुणा B गुणा C, लॉग A इंटू बी इंटू सी बराबर होता है लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C। लॉग लेने पर यदि गुणा है बहुत सारे पदों की, उसका लॉग लें तो प्लस आ जाता है। तो यह पाई आई अब बदल जाएगा समेसन में, तो प्लस समेसन आई। अब पाई आई के आगे दो टर्म है, ऊपर है जी आई की पावर एन आई, जब इसका लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा एन आई लॉग जी आई, और नीचे है फैक्टोरियल एन, इसका लॉग लेंगे तो आएगा माइनस लॉग फैक्टोरियल एन। तो यह समेसन आई के साथ है दोनों ही क्वांटिटी, समेसन आई के साथ है एन आई लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई, माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई है, इसको सही कर लें। तो समेसन के अंदर दो क्वांटिटी हैं, पहली है एन आई लॉग जी आई, फिर है माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई, क्योंकि नीचे है फैक्टोरियल एन आई, इसका लॉग लेंगे तो माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई होगा। तो इसको सही कर लें, लास्ट टर्म माइनस लॉग एन आई ने होके है माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई। लॉग W एल एन W हमने लिखा है लॉग E बेस पर W। N कैपिटल N व एन आई इनके उच्च मानों के लिए स्टर्लिंग के सूत्र से, कैपिटल N भी बड़ी संख्या है, स्मॉल एन आई भी बड़ी संख्या है, तो स्टर्लिंग का सूत्र है लॉग फैक्टोरियल N बराबर है L लॉग N माइनस N। इसी तरह से लॉग फैक्टोरियल एन आई बराबर होगा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। तो इस समीकरण में पहली टर्म है लॉग फैक्टोरियल n, इसमें स्टर्लिंग का सूत्र काम में लें, लॉग फैक्टोरियल n को लिख लें n लॉग n माइनस n। और एक ये लास्ट टर्म है समेसन के अंदर माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई, यहाँ भी लॉग फैक्टोरियल एन आई को लिख लें एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। तब लॉग W बराबर होगा n लॉग n माइनस n, फिर प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई, फिर माइनस लॉग फैक्टोरियल n था माइनस के साथ, तो यह बराबर हो गया माइनस एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई। लॉग फैक्टोरियल एन आई को लिखा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, स्टर्लिंग का सूत्र काम में लिया। अब इस समेसन के अंदर जो दो टर्म है शुरू की, इनको एक साथ रख लिया है, एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई, और जो तीसरी टर्म है इसको अलग कर दिया है, और यह होगी समेसन प्लस समेसन एन आई, और समेसन एन आई बराबर है एन, कणों की कुल संख्या, समीकरण 2 से। तो लास्ट टर्म समेसन एन आई
यह बराबर है कैपिटल N, कणों की कुल संख्या। और दूसरी टर्म आ रही है -n, तो यह -n और ये लास्ट वाली टर्म +n ये कैंसिल हो जाएगी। और अब हमारे पास बचेगा log W बराबर n log n प्लस समेसन ni log gi माइनस ni log ni। अब हम साम्यावस्था की शर्त ज्ञात करते हैं। साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की कंडीशन, साम्यावस्था की शर्त ज्ञात करनी है। तो साम्यावस्था क्या है? यह सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, जिसकी प्रायिकता सबसे अधिक है। तो ऐसी अवस्था जिसकी प्रायिकता सबसे अधिक है, ऊष्मागतिक प्रायिकता W सबसे अधिक है, वही साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था की शर्त ज्ञात करनी है, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था ज्ञात करनी है, जिसके लिए कि ऊष्मागतिक प्रायिकता सबसे अधिक हो, W अधिकतम हो या log W अधिकतम हो। तो इसके लिए शर्त होगी d log W बराबर 0। log W हमने ज्ञात किया है, यह log W का मान है। इसका डिफरेंशिएशन करें और यह डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यह log W के अधिकतम मान के लिए। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम है, W अधिकतम है, यानी log W अधिकतम है। यह तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो, यानी d log W बराबर 0। यही साम्यावस्था की शर्त होगी। तो d और ये log W का मान रखा है n log n प्लस समेसन ni log gi माइनस ni log ni इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन कर दें तो कैपिटल N तो कांस्टेंट है, इसलिए पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पहली टर्म में है n log n, यह पूरी ही टर्म कांस्टेंट है। कैपिटल N कणों की कुल संख्या नियत है, इसलिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है। इसके बाद हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगली टर्म का, जो है समेसन के अंदर ni log gi। इसमें gi कांस्टेंट है, इसलिए log gi कांस्टेंट है। तो log gi हम पहले लिख लें जो कांस्टेंट है, और ni का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dni। तो पहली टर्म ni log gi का डिफरेंशिएशन इस तरह से किया है, log gi तो कांस्टेंट है और ni का डिफरेंशिएशन लिखा है dni। इसके बाद लास्ट टर्म है माइनस में ni log ni। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें दो टर्म है, ni और दूसरी log ni, दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो हम डिफरेंशिएशन करें इस तरह से कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यह डिफरेंशिएशन इस तरह से आएगा, माइनस के बाद फर्स्ट फंक्शन log ni मान लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ni हो गया dni। फिर माइनस, अब सेकंड फंक्शन ni लिख लिया है, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log ni ये होगा 1/ni dni। इस तरह से ये हमें दो टर्म मिलेंगी। लास्ट टर्म होगी माइनस समेसन dni, समेसन इन सभी टर्म के साथ है। तो लास्ट टर्म होगी माइनस समेसन dni, और समेसन dni का मान 0 होगा, क्योंकि कैपिटल N कणों की कुल संख्या है जो नियत है। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन यानी dn बराबर होगा d समेसन ni, यानी समेसन dni यह 0 होगा। तो लास्ट टर्म जो है समेसन dni यह dn के बराबर है, और क्योंकि n कणों की कुल संख्या है कैपिटल N जो नियत है, इसलिए लास्ट टर्म 0 होगी। अब हमारे पास केवल ये दो टर्म ही बचेंगी, समेसन log gi माइनस log ni इंटू dni। इन दो टर्म में dni कॉमन ले लिया है, dni कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा log gi माइनस log ni, और इसको हम लिख लेंगे log gi अपॉन ni। log gi माइनस log ni बराबर है log gi अपॉन ni, और इंटू dni इक्वल टू 0।
इसको हम समीकरण 8 लिख रहे हैं। क्योंकि कणों की कुल संख्या नियत है, कैपिटल N नियत है, और कुल ऊर्जा कैपिटल E भी नियत है, अतः समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 ये समीकरण है, कणों की कुल संख्या n बराबर समेसन ni और कणों की कुल ऊर्जा E बराबर समेसन ni ei। क्योंकि ये दोनों ही नियत हैं इसलिए इनके डिफरेंशिएशन 0 होंगे, यानी dn बराबर भी 0 होगा और de बराबर भी 0 होगा। तो dn बराबर है समेसन dni जो 0 के बराबर है, और de बराबर होगा ei dni और यह भी 0 के बराबर है। इससे हमें दो समीकरण और मिलेंगे। पहला है dn जो है समेसन dni बराबर 0, और दूसरा है de जो है समेसन ei dni, यह भी 0 के बराबर है। इनको हम लिख रहे हैं समीकरण 9 और 10। तो अब हमारे पास ये तीन समीकरण हैं, समीकरण 8, 9 और 10। समीकरण 8 है समेसन log gi अपॉन ni dni बराबर 0। समीकरण 9 है समेसन dni बराबर 0, और समीकरण 10 है समेसन ei dni बराबर 0। अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रांजियन विधि का उपयोग कर समीकरण 8, 9 व 10 को संयुक्त करते हैं। इन तीन समीकरणों को हम संयुक्त करते हैं, कंबाइन करते हैं, 8, 9 और 10। इसके लिए लैग्रांजियन की अनिर्धारित गुणांकों की विधि को काम में लेते हैं, और यह विधि इस तरह से है कि हम समीकरण 9 में तो अल्फा से गुणा कर लें और समीकरण 10 में बीटा से गुणा कर लें। तो समीकरण 9 हो जाएगा समेसन अल्फा dni बराबर 0। क्योंकि समेसन dni बराबर 0 है तो अल्फा से गुणा कर लेंगे तो भी यह 0 ही रहेगा। तो समीकरण 9 में अल्फा से गुणा करें तो हमें मिलेगा समेसन अल्फा dni बराबर 0, और समीकरण 10 में बीटा से गुणा करें तो हमें मिलेगा समेसन बीटा ei dni बराबर 0। और अब इन दोनों को हम समीकरण 8 में से घटा दें तो हम समीकरण 8 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे अल्फा इंटू समीकरण 9, फिर माइनस करेंगे बीटा इंटू समीकरण 10। तीनों ही समीकरणों में dni है जो कॉमन है, इसलिए हमें ये dni कॉमन मिल रहा है। पहले समीकरण में dni के अलावा है log gi अपॉन ni, इसलिए ये पहली टर्म है समेसन के अंदर log gi अपॉन ni, जो समीकरण 8 की पहली टर्म है। फिर समीकरण 9 में है समेसन अल्फा dni बराबर 0, इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा dni। dni तो कॉमन है इसलिए केवल माइनस अल्फा अंतर रह जाएगा। इसी तरह से अगले समीकरण में हम बीटा से गुणा करके माइनस कर रहे हैं, यानी हमारे पास है बीटा ei dni बराबर 0 और इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस बीटा ei dni। dni कॉमन है जो बाहर है तो अंदर बचेगा माइनस बीटा ei। तो हमें अब इस तरह का समीकरण मिल रहा है समेसन log gi अपॉन ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ei इंटू dni बराबर 0। प्रत्येक कोष्ठिका में कणों की संख्या में परिवर्तन dni एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। dni यह आर्बिट्ररी है, स्वैच्छिक है, और यह कला कोष्ठिका पर निर्भर नहीं करता है। अतः i के प्रत्येक मान के लिए कोष्ठक के अंदर की राशि शून्य होनी चाहिए। तो हम कोष्ठक के अंदर की राशि को 0 करेंगे तो हमें मिलेगा log gi अपॉन ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ei बराबर 0, या log gi अपॉन ni बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ei। एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में log हट जाएगा, e टू दी पावर log x बराबर x। तो एक्सपोनेंशियल लें, दोनों तरफ e टू दी पावर लगा दें तो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया gi अपॉन ni, और राइट हैंड साइड में आ गया e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei। इससे ni बराबर होगा gi इंटू ई टू दी पावर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा ei।
यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम है। तो Ni कणों की संख्या IV ऊर्जा अवस्था में, EI ऊर्जा की IV अवस्था में कणों की संख्या Ni के लिए यह फार्मूला है, Ni बराबर GI e⁻⁻ इंटू अल्फा प्लस बीटा EI। तो इस तरह से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए यह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ज्ञात कर सकते हैं। Ni इक्वल टू GI, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं Ni इक्वल टू GI अपॉन e⁻⁻ प्लस बीटा EI।